हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जैसे अकेडमी में। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी के भारत में मुगल से स्वतंत्र हुए राज्यों को पढ़ रहे थे, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, इन सभी राज्यों को पढ़ना है। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर में हम लोग बंगाल को पढ़ चुके हैं, बंगाल को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अवध के बारे में। अवध को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना कब हुआ, अवध के नवाब कौन बने, अवध का अंतिम नवाब कौन बने, तमाम सारी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अवध को। अवध मुगल से स्वतंत्र हुए राज्य बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, जिसमें हम लोग बंगाल को पढ़ लिए हैं। अवध के संदर्भ में अवध उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र को अवध कहा जाता है। यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं अभी फिलहाल में, उसको मुगल काल के समय अवध कहा जाता था। अवध उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अवध उत्तर भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है, इसलिए अवध काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अवध के सूबेदार के तौर पर शहादत खां को नियुक्त किया। यानी मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह रंगीला अवध के सूबेदार के तौर पर शहादत खां को नियुक्त किए। सूबेदार का पद क्या होता है उसको पहले समझते हैं। सूबेदार जैसे राज्य में शासन प्रशासन मुख्यतः मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, यानी कि राज्य का शासन प्रशासन मुख्यमंत्री और राज्यपाल राज्य में संभालते हैं। वहीं केंद्र में शासन प्रशासन की बात करें तो केंद्र में शासन प्रशासन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ होते, यानी केंद्र के शासन प्रशासन की बागडोर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। ठीक उसी प्रकार अवध में मुगल काल में जो मुगल प्रांत होते थे, मुगल प्रांत में मुगल बादशाह ने अधिकारी को नियुक्त किया, यानी दो अधिकारी को नियुक्त किया, जो पहले होते सूबेदार और दीवान। सूबेदार का मतलब हुआ शासन प्रशासन करने वाला, यानी जो मुगल काल के समय जो अवध में शासन प्रशासन करे उसे सूबेदार कहा जाता है। और दीवान का अर्थ हुआ वित्तीय विभाग से, राजस्व विभाग से जो कर की वसूली करता था। इन दोनों अधिकारियों के तहत मुगल काल में शासन प्रशासन हुआ करता था, सूबेदार और दीवान। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने
अवध का सूबेदार शहादत खां को नियुक्त किया। शहादत खां पहले अवध का सूबेदार बने, लेकिन शहादत खां अवध का सूबेदार रहते हुए देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगल साम्राज्य विलय की ओर जा रही है, विलय की कगार पे है। फिर अवध के सूबेदार शहादत खां ने इन सभी को देखते हुए, मुगल साम्राज्य के पतन को देखते हुए, शहादत खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और अवध में शासन प्रशासन करने लगा। शहादत खां ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। शहादत खां ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। फैजाबाद जो अभी का अयोध्या है, उसी को फैजाबाद कहा जाता था। अभी का जो अयोध्या है, उसी को पहले मुगल काल के समय फैजाबाद कहा जाता था। शहादत खां अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली, लेकिन अपना स्वतंत्रता की घोषणा नहीं किया। वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को राजस्व देता रहा, कर देता रहा। शहादत खां अवध के क्षेत्र में राजस्व की वसूली को लेकर नई व्यवस्था का प्रयोग किया। शहादत खां अवध के क्षेत्र में राजस्व की वसूली को लेकर नई नई प्रथा का शुरू किया। उस समय शहादत खां के समकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहाने मुल्क की उपाधि दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को बुरहाने मुल्क की उपाधि दिया। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल काल के समय 1722 ईस्वी में शहादत खां ने किया। यानी कि अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल काल के समय 1722 ईस्वी में शहादत खां ने किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को बुरहाने मुल्क की उपाधि दिया। बुरहाने मुल्क की उपाधि दिया। बुरहाने मुल्क की उपाधि दिया रंगीला ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना शहादत खां ने 1722 ईस्वी में किया। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना शहादत खां ने किया। उससे मुगल अधिकारी हुआ करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जिनका कार्यकाल था 1709 से 1748 ईस्वी तक। शहादत खां ने अवध में स्वतंत्र शासन किया। कालांतर में आगे जाकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह रंगीला के शासनकाल के समय
1739 ईस्वी में ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब समझेंगे कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया। नादिर शाह जब आक्रमण किया दिल्ली पर, तो दिल्ली के मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया। यानी कि जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे, उन्होंने शहादत खां को अपने तरफ से अपने लिए युद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया। लेकिन अवध के नवाब शहादत खां दिल्ली नहीं गए और 1700 और आत्महत्या कर लिए। शहादत खां दिल्ली क्यों नहीं गए? यानी जब ईरान के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय दिल्ली के मुगल बादशाह हुआ करते थे शाह मोहम्मद शाह रंगीला। फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने लिए अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए अवध के नवाब शहादत खां को बुलाया। शहादत खां दिल्ली नहीं गए और डर के मारे आत्महत्या कर लिए। अब कैसी डर आत्महत्या शहादत खां ने क्यों किया, उसको समझते हैं। ईरान के शासक नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच 1739 ईस्वी में हरियाणा के करनाल में युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में करनाल का युद्ध कहा जाता है। करनाल का युद्ध कहा जाता है। यानी करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई। इस युद्ध हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में। यानी कि 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हरियाणा के करनाल में युद्ध हुआ, जिस इतिहास में करनाल के युद्ध से जानते हैं। इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई और मोहम्मद शाह की हार। इस युद्ध के बाद मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हुआ। इस युद्ध के बाद नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच समझौता हुआ और यह समझौता हैदराबाद के नवाब निजामुल मुल्क ने करवाया। यानी नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच समझौता हुआ। इस समझौता को किसने करवाया? तो हैदराबाद के नवाब निजामुल मुल्क ने। हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने इन दोनों के बीच समझौता करवाया। यानी इन दोनों के बीच समझौता। हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने करवाया। नादिर शाह
और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच समझौता निजामुल मुल्क ने करवाया और नादिर शाह इस समझौता को मान गए। हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने नादिर शाह को पहले बताया था कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के खजाने में पैसा नहीं है। नादिर शाह को निजामुल मुल्क ने अपने पक्ष में लिया, अपने भरोसे पर कायम कर लिया। नादिर शाह निजामुल मुल्क की बात को माने और उन्होंने समझा भी कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के खजाने में पैसा नहीं है। हैदराबाद के निजाम ने दोनों के बीच मात्र 50 लाख रुपया में समझौता करवाया। उस समय मात्र 50 लाख रुपया में हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच समझौता करवाया। लेकिन इस समझौते के बीच में आग लगाने और राजनीति करने का खेल अवध के नवाब शहादत खान ने किया। अब उसको समझ रहे हैं कि अवध के नवाब शहादत खान ने आत्महत्या क्यों किया था और दिल्ली बुलाने पर वो क्यों नहीं आया था, इस बात को अब समझते हैं। जब नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच समझौता करवाया हैदराबाद निजामुल मुल्क ने मात्र 50 लाख रुपया में, और इसमें आग लगाने का राजनीति करने का काम किए अवध के नवाब शहादत खान ने। अवध के नवाब शहादत खान ने नादिर शाह को बोला कि 50 लाख रुपया ही नहीं था, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के खजाना भरा पड़ा है, करोड़ों रुपया है। लेकिन रुपया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के पास था ही नहीं, खजाना तो खाली था। शहादत खान ने कहा कि दिल्ली के खजाना को खोल के देखिए, उसमें लाखों लाख रुपया है, करोड़ रुपया है। लेकिन दिल्ली के खजाना बिल्कुल खाली था, उसमें रुपया नहीं था। बस यही बात थी कि शहादत खान का इंतजार नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला करने लगा। मोहम्मद शाह रंगीला तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि शहादत खां दिल्ली आए, और नादिर शाह भी इंतजार कर रहे थे शहादत खां का। ये शहादत खां पहले दिल्ली तो आए, दिल्ली आया तो फिर उसका मलहम पट्टी किया जाएगा। लेकिन शहादत खां को पता चल गया कि मेरा भेद खुल गया है। शहादत खां को लगा कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में जो हम नादिर शाह को बोले थे, यानी दोनों ने भेद खोल दिया, इन दोनों को मेरा भेद पता चल गया। इसी के डर के मारे मोहम्मद शाह रंगीला के दिल्ली बुलाए जाने पर अवध के नवाब शहादत खां दिल्ली नहीं आए और आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में दोनों शहादत खां का इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शहादत खां 1739 ईस्वी में आत्महत्या किए थे। शहादत खां के आत्महत्या करने के बाद अवध का अगला नवाब शहादत खां का दामाद, शहादत खां का भतीजा सफदरजंग बना।
सफदरजंग, सफदरजंग बना, यानी शहादत खा का बंगा अवध का नवाब, अगला नवाब। शहादत खा के बाद अवध का अगला नवाब बना सफदरजंग। सफदरजंग जो शहादत खा का भतीजा भी था और दामाद भी था। अरे पहले के राजे महाराजे में ये सब हुआ करता था, पता नहीं कौन दामाद कब, कौन बेटा कब, भतीजा कौन बन जाता था। सफदरजंग का पुराना नाम, पहले नाम अबुल मंसूर खा था, अबुल मंसूर खा। अबुल मंसूर खा, शहादत खा सफदरजंग का पुराना नाम था, पहले की नाम थी अबुल मंसूर खा, यानी बचपन का नाम था अबुल मंसूर खा। सफदरजंग के विषय में कहा जाता है कि ये तो अवध के नवाब थे ही, लेकिन मुगल बादशाह ने, अवध के नवाब सफदरजंग थे, लेकिन मुगल बादशाह ने अपना वजीर बना लिया, इसीलिए सफदरजंग को नवाब वजीर कहा जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का निधन, शासन प्रशासन करते हुए 1748 ईस्वी में निधन हो जाता है, यानी मोहम्मद शाह रंगीला का 1748 ईस्वी में निधन हो जाता है। निधन हो जाता है और फिर मुगल बादशाह बनते हैं अहमद शाह। अहमद शाह जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, इसलिए सफदरजंग को नवाब वजीर कहा जाता है। सफदरजंग को नवाब वजीर कहा जाता है। सफदरजंग प्रशासनिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे, यानी कि किसी भी प्रकार शासन प्रशासन जो पहले चल रही थी उसी तरह चलने देते हैं। कोई बदलाव अपने शासन काल के दौरान सफदरजंग नहीं करते हैं। प्रशासनिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करते और हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं सफदरजंग। सफदरजंग की मृत्यु शासन प्रशासन करते हुए 1754 ईस्वी में हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी बनता है उसका बेटा शुजाउ दौला। सफदरजंग की मृत्यु 1754 ईस्वी हो जाती है और फिर अगला उत्तराधिकारी बनता है सफदरजंग का बेटा शुजाउ दौला। शुजाउ दौला के बारे में पीछे हम पढ़े हैं बंगाल में। शुजाउ दौला 1754 से 1775 तक अपने पद पर रहते हैं। 1754 से 1775 तक यानी अवध के नवाब के पद पे रहते हैं। शुजाउ दौला के समकालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, यानी कि जिस समय शुजाउ दौला अवध के नवाब बने उस समय इनके समकालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय काफी डरपोक प्रवृत्ति का इंसान था, काफी डरपोक प्रवृत्ति का शासक था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अपना पटना में हुआ था।
यानी शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। शाह आलम द्वितीय पहले पेंशन भोगी था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों के पेंशन भोगी पहले हुआ करता था, यानी कि शाह आलम द्वितीय मराठों के पेंशन भोगी भी था और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोगी भी था। और शाह आलम द्वितीय का शाह आलम द्वितीय के समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में भी रहे हैं। शाह आलम द्वितीय पहले तो मराठों के पेंशन भोगी रहे, अंग्रेजों का भी पेंशन भोगी रहे और दिन इतना बुरा था मुगल साम्राज्य का, मुगल बादशाहों का इतना समय गिरता जा रहा था कि मुगल बादशाह का ये हाल था कि किसी क्षेत्र के नवाब के शरण में जाकर रहा करते थे। शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में भी जाकर रहे हैं और शुजाउद्दौला ने इन्हें शरण दिया है। शुजाउद्दौला के समय विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। जिस समय शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे उस समय कई सारी घटनाएं घटी है, उसका जानकारी लेते हैं। आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद शुजाउद्दौला 1754 से 75 इनका शासनकाल था। शुजाउद्दौला के समय बहुत सारी घटनाएं घटी। जिस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे उस समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। पानीपत का पानीपत 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अफगानी के बीच हुआ। यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था मराठों और अफगानी के बीच हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध जो मराठों और अफगानों के बीच हुआ, अफगानी के बीच हुआ, इस युद्ध में अफगानी की जीत हुई। और इस युद्ध में अफगानी की जीत क्यों हुई, कैसे हुई, इसको समझते हैं। भारतीय मूल के शासकों ने भारतीय मूल के जो राजे, यानी कहा जाए तो भारतीय मूल के जो शासक थे ना, पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानी का साथ दिए थे। और उस समय अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी अफगानी का साथ दिए थे, जो उनका गलत सोच था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को मराठों का साथ देना था, ना कि अफगानी का। उन्होंने अफगानी का साथ दिया, इसी कारण पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानी की जीत हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगानी के बीच हुआ, जिसमें अफगानों की जीत हुई। फिर शुजाउद्दौला के समय दूसरी घटना बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764
बक्सर, गंगा नदी के तट पे बक्सर का युद्ध भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध गंगा नदी के तट पर बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। यानी बक्सर का युद्ध भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाउद्दौला कर रहे थे, तो वही अंग्रेजी कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है, जो युद्ध भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच होता है, जिसमें अवध के नवाब भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व करते हैं, वही हेक्टर मुनरो अंग्रेजी कंपनी की सेना का नेतृत्व करते हैं। यानी इलाहाबाद बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुआ। इलाहाबाद की 2 संधि हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। यानी बक्सर का युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि से हुआ। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ। इलाहाबाद की 2 संधि हुई। इलाहाबाद द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ और शासन प्रशासन करते हुए 1775 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। यानी 1775 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला का निधन हो जाता है। शुजाउद्दौला के बाद अवध का नवाब उसका बेटा आसफ उदौला बनता है। यानी शुजाउद्दौला के निधन के बाद अवध का अगला नवाब शुजाउद्दौला का बेटा आसफ उदौला बनता है और आसफ उदौला 1775 से 1797 तक अवध का नवाब रहता है। शुजाउद्दौला का बेटा आसफ उदौला। आसफ उदौला के बारे में कहा जाता है कि आसफ उदौला अपनी राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाते हैं। यानी अवध की राजधानी जो पहले फैजाबाद हुआ करता था, शहादत खान ने फैजाबाद राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया और फिर कालांतर में जाकर बंगाल का नवाब बनते हैं आसफ उदौला, जो शुजाउद्दौला का बेटा होते हैं। आसफ उदौला ने फैजाबाद को राजधानी स्थानांतरित कर फैजाबाद को राजधानी बदलकर लखनऊ को राजधानी बनाया और लखनऊ में कई गोदाम खुलाए। यानी बहुत सारे गोदाम का निर्माण करवाया आसफ उदौला ने। गोदाम जिसमें अनाज का संग्रहण किया जाता था, अनाज को रखा जाता था, अनाज का संग्रहण किया जाता था। आसफ उदौला ने बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया। वही बात करें तो लखनऊ में 2 इमामबाड़ा, एक बड़ा इमामबाड़ा, एक छोटा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफ उदौला ने करवाया और छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया।
यानी छोटे इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह, बड़ा इमामबाड़ा यानी कि बड़ा इमामबाड़ा, आसफ उद्दौला छोटा इमामबाड़ा, मोहम्मद अली शाह ने। मोहम्मद अली शाह ने छोटे इमामबाड़ा का निर्माण कराया। अवध में और बहुत सारे नवाब बने। अवध में बहुत सारे नवाब बने जिनका कोई औचित्य है नहीं। और आसफ उद्दौला के बाद अवध का अंतिम नवाब बनता है वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब बनता है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जब अवध का नवाब बनते हैं उस समय लॉर्ड डलहौजी को भारत में विस्तृत क्षेत्र करने के लिए भेजा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है कि भारत में आप जितना क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, जितना क्षेत्र को अंग्रेजी कंपनी मिला सकते हैं मिला लीजिए, उसके बाद इस विस्तारवादी नीति को हम समाप्त करेंगे। फिर लॉर्ड डलहौजी आते हैं भारत और भारत भ्रमण करने के दौरान उन्हें लगता है, उन्हें पता चलता है कि भारत के बहुत सारे राजे महाराजों के पुत्र नहीं है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, राजे महाराजे क्या करते थे कि उनको पुत्र तो पहले था नहीं। जब पुत्र उन्हें नहीं होता था तो किसी के बेटा को गोद ले लेते थे, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा नाम दिया। और गोद निषेध प्रथा के तहत झांसी, सतारा, बघाट, संबलपुर, जैतपुर, नागपुर इन सभी क्षेत्रों को गोद निषेध प्रथा लागू कर डलहौजी ने अंग्रेजी कंपनी में इन सभी क्षेत्रों को मिला लिया। इन सभी क्षेत्रों को मिला लिया। झांसी, जिसे गोद निषेध प्रथा के तहत मिलाया गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनका पति गंगाधर राव, इनको कोई संतान नहीं था। गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को पुत्र के तौर पर गोद लिया, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अपना पुत्र नहीं है। इसी को देखते हुए झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में गोद निषेध प्रथा के तहत अपनी ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया। और फिर अवध में तो गोद निषेध प्रथा लागू होता नहीं, क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल को एक पुत्र था। यानी अवध के नवाब वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल को एक पुत्र था जिनका नाम था ब्रिजेश कादिर। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी अधिकारी जेम्स आउटम को कहा
अवध को लेकर एक रिपोर्ट जारी कीजिए, अवध को लेकर एक रिपोर्ट दीजिए। तो अंग्रेज अधिकारी जेम्स आउटम ने अवध को लेकर कुप्रशासन या कुशासन रिपोर्ट दिया और जेम्स आउटम के रिपोर्ट को आधार मानते हुए, जेम्स आउटम की रिपोर्ट को आधार मानते हुए लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया। और वाजिद अली शाह के गद्दी से हटाए जाने के बाद अवध को ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया। जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया तो इसका विरोध करने लगे वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, उसका बेटा ब्रिजेश कादिर। और इसी का विरोध करते हुए बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने 1857 की क्रांति में अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भाग लिया। यानी कि बेगम हजरत महल और उनका बेटा कादिर, ब्रिजेश कादिर ने अवध और लखनऊ के क्षेत्र से 1857 ईस्वी की क्रांति में 1857 की क्रांति में भाग लिया। और फिर डर के मारे बेगम हजरत महल अवध लखनऊ से भाग गए कर नेपाल जाकर छिप गया। यही सारी तमाम जानकारी था अवध के बारे में। अवध होता है समाप्त। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैदराबाद को। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया, पढ़ेंगे निजामुल मुल्क के बारे में। फिर हैदराबाद में स्वतंत्र शासन हुआ, उनके दरमियान कौन सी घटनाएं घटी, इन सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। आप सब अपना प्यार बनाए रखें और इसे नोट कर लें और कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद।